आता है। मतलब हम तो सही बताएं, हम तो ये सोचते हैं जी आपका नाम एक हमारे लिए तो जीवनदायी है। जैसे किसी को कोई दवाई मिल जाए ना जी मरते मरते को, वैसे आपका नाम है जी। आप ना आते तो शायद किराना पुनर्जीवित नहीं हो पाता। किराना को ही पुनर्जीवित करने के लिए बीजेपी आई है। और आपने जो अपना सिपाही यहाँ खड़ा कर रखा राणा जी के रूप में जी, हमें तो सुख हो दुख हो कुछ भी हो, एक पल को हमें सच को हाजिर हो जावे जी। और हर तरह से मतलब पूरे किराने के लिए ऐसा नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो विषय है कैराना। कैराना आज से पहले 2017 के चुनाव के समय में एक बड़ा मसला हुआ करता था। आज वहां ऐसी समस्या नहीं है। सरकार आने के बाद बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हुई हैं, बहुत सारे वातावरण में बदलाव आया है, लोगों में भी थोड़ी समझदारी आई है और सबसे बड़ी बात है कि कैराना का जो आतंक था मुकीम काला, वो मारा जा चुका है और अब कैराना को लेकर कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक चूंकि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है। किसान आंदोलन की वजह से, समाजवादी पार्टी की सक्रियता की वजह से और ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक चुनौती महसूस कर रही है। और ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी कहीं न कहीं इस चुनाव को ध्रुवीकरण की दिशा में लेकर जाना चाहती है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके हाथ में फिलहाल अब देखा जाए तो एक तरह से कमान है और वो शिलान्यास और उद्घाटन के बहाने जितने भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं वहां से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और 2017 के बाद, उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह के बदलाव हुए हैं। वो जिन बदलावों की ओर इशारा कर रहे हैं, वो जिन बदलावों को बता रहे हैं, उसको लेकर ढेर सारे सवाल हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे शासन प्रशासन को शर्मसार हो जाना पड़ रहा है। लखनऊ में भी ऐसी घटना हुई है। कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, अमित शाह आए थे, तो उन्होंने मंच से कहा था कि अब ऐसी स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में कि कोई महिला अगर रात में 12 बजे भी गहने अपने शरीर पर लाद कर अगर वो निकल जाए तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपराधियों में खौफ है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और हाल के दिनों में तो ऐसी कई घटनाएं सामने आई हुई हैं जिसमें लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, लोगों के साथ ऐसी वारदात हो रही है। खुद मुख्यमंत्री के गृह नगर में गोरखपुर में ऐसा कांड हुआ है, एक व्यापारी के साथ उसकी हत्या हो गई होटल में, पुलिस वालों ने उसकी हत्या कर दी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन दिया है कि उस मामले की जांच सीबीआई जांच कराई जाए। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिन पर सत्ता पक्ष का दावा है कि स्थितियां बदल गई हैं, प्रदेश के हालात में सुधार है, आर्थिक मोर्चे पर हो या कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो या उद्योग धंधे के मोर्चे पर हो। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो जैसा दावा किया जाता है वैसी राम राज्य तो नहीं आया है। राम राज्य का उनका दावा जरूर है और विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। और निश्चित रूप से ये आने वाला चुनाव जो है 2022 का चुनाव, एक जो सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर जो विपक्षी का आरोप है और जो सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर सरकार का दावा है, सत्ता पक्ष का दावा है, उस मुद्दे पर भी एक चुनाव का सारा दारोमदार टिका हुआ है। हालांकि इसमें सामाजिक समीकरण भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से सामाजिक समीकरण फिट करने की कोशिश सभी पक्षों से हो रही है, सत्ता पक्ष की ओर से भी हो रही है और विपक्षी दलों की ओर से भी हो रही है। खासतौर पे आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी अपने जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश में लगी हुई है। उधर से
सत्ता पक्ष भी कहीं पीछे नहीं है। वो अपने हिसाब से जातीय समीकरण को अपने पाले में करने के लिए ढेर सारे यत्न प्रयत्न करती हुई दिखाई दे रही है। ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, जाति आधारित कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें अलग अलग जातियों में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में आपके जो मान सम्मान है उसकी रक्षा की जाएगी, आपके साथ किसी तरह का जो भेदभाव था वो नहीं होगा। तो इस तरह के एक पूरे माहौल में आज मुख्यमंत्री ने कैराना का दौरा किया और कैराना दौरे को लेकर एक नए तरह की सियासत गर्म हो गई और विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चुनाव को धीरे धीरे ध्रुवीकरण की ओर लेकर जाने लगे हैं और जा रहे हैं। बहरहाल जब आज मुख्यमंत्री पहुंचे कैराना तो उन्होंने कई बातें कही हैं, उन बातों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने वहां पे पहले तो उन्होंने आज वहां पे कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास किया है और ये योजनाएं अब आने वाले जब नई सरकार आ जाएगी तब ये योजनाएं पूरी हो पाएंगी, जिसमें प्रमुख योजना जो है कैराना में इस सरकार की कोशिश है कि 250 करोड़ की लागत से वहां पर एक पीएसी बटालियन को एस्टैब्लिश किया जाए। इससे वहां पे एक पुलिस बल की जो कमी महसूस की जा रही थी, जिस तरह की घटनाएं हुई थी पहले 2017 के पहले, और उसको लेकर वहां पे इस सरकार की कोशिश है कि वहां पे पुलिस बल की कमी न रहे और इसके लिए वहां पे पीएसी का एक बटालियन तैनात करने के लिए वहां पे एक सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें कहा यह गया है कि 1278 जवान वहां पे रहेंगे हमेशा। और ये तो योजना है, इसके अलावा और भी कई योजनाएं थी। कुल जो है अगर देखा जाए तो कुल 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मिलाकर मुख्यमंत्री ने वहां किया है। लेकिन जो बात ज्यादा चर्चा में है वो ये कि मुख्यमंत्री ने जाकर जो कैराना से पलायन कर गए थे ऐसे परिवार, वो लौट कर आए हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के वीडियो भी हैं हमारे पास, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के जो सूचना विभाग का जो अपना एक तंत्र है उसके जरिए वो वीडियो जारी हुआ है और उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो व्यापारी जो चले गए थे और कुछ लौट आए हैं और कुछ को ये उम्मीद है कि अगर ये सरकार दोबारा आ जाती है, यानी योगी जी दोबारा शपथ ले लेते हैं, तभी वो वहां पर लौटेंगे। क्योंकि अभी भी ये साफ है, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये साफ है कि कैराना से पलायन करने वाले सभी लोगों का आत्मविश्वास अभी लौटा नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बात करते हुए लोग दिखाई देंगे कि एक व्यापारी ये कह रहा है कि मैंने जब उनसे बात की, जो व्यापारी सूरत में है, और वो कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार जैसे ही योगी आदित्यनाथ शपथ ले लेंगे तो अगली फ्लाइट से वो कैराना वापस आ जाएंगे। महाराज जी, हमारी तो बस यही प्रार्थना है, सरकार आ जावे जी, एक कोमा में चले जाएंगे जी बस अपराधी 100%। इन्हें 20-30 साल सांस नहीं आने का जी, एक बार सरकार आ जावे, यही प्रार्थना है जी। सब छोटे छोटे बच्चों की यही प्रार्थना है। अरे आप चिंता मत करो। हमारे पे एक ही चीज है जी, वोट सूरत से भी डालने, हमें बताया जी सूरत से डाल रहे हैं। इनका भाई है जी सूरत में रहे जी, भाई अभी उसका कहना, मेरी अभी भी बात हुई थी जी 10 मिनट पहले, कह लगा एक बार महाराज जी को और बैठा दो, कैराना का बहुत बड़ा बिजनेस है जी। अपना शुरू करिए ना काम शुरू। वो उसने तो ये शर्त रखी जी, एक जिस दिन शपथ ग्रहण में महाराज जी बोल रहे होंगे मैं सूरत से फ्लाइट में कैराना था। तो अभी पूरी तरह से वापसी नहीं हुई है सभी व्यापारियों की, यानी कि सरकार के 4-4.5 साल कामकाज के बाद भी जिस तरह का आत्मविश्वास वहां लौटना चाहिए था वो लौटा नहीं है। ये भी एक सच्चाई है और ये सच्चाई मुख्यमंत्री के सामने आई है और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये साफ तौर पे ये प्रमाण है कि कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन शायद देर से कोशिश हो रही है। आप देखिए कि अगर कैराना में प्रदेश सरकार को लग रहा था कि किसी तरह की समस्या है तो वो चुनाव के आखिर में आकर क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, ये इन सारी चीजों की कोशिश की जा रही है। और आज जब मीडिया के सामने मुख्यमंत्री आए अपना वक्तव्य देने के लिए तो मीडिया वालों ने ढेर सारे सवाल किए, उनको घेरने की कोशिश की और ये तो अच्छा रहा कि मुख्यमंत्री ने उनके कुछ सवालों का जवाब देना मंजूर कर लिया, कुछ जवाब भी दिए हैं। आप सुन लीजिए कि उन्होंने उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए और किस तरह का जवाब उन्होंने दिया है। पहला कहा जा रहा है आप एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा आपके आने की टाइमिंग को लेकर कि तब चुनाव थे तब आप आए थे और अब चुनाव है इसलिए आप आए हैं। क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा? देखिए, अब ये चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहां पर पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की मांग थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। पीएसी की नई बटालियन के
स्थापना के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा ये दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि कैराना को लेकर सरकार जो है आरोपों से नहीं घिरी हुई है। सरकार के ऊपर और सत्ता पक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि चुनावों में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए चुनावों से ऐन पहले, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस वीडियो में ये भी कहा है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन ये सच्चाई है कि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, और अब तो 2 महीने भी नहीं रह गए हैं जब चुनाव का ऐलान हो सकता है और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। लेकिन इस तरह की बातें आज कैराना में हुई हैं और इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही गंभीर चुनाव है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और ये मुकाबला इस वक्त तो आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिम में ये जो मारामारी है, कैसे पश्चिम में अपने प्रभाव को बड़ा किया जाए, इसकी कोशिश लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के कई दौरे अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 13 तारीख के बाद ये सारा जो है जमावड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में आकर एक बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहां भी शिलान्यास की राजनीति होगी, वहां भी उद्घाटन की राजनीति होगी, वहां भी ये बताने और जताने की कोशिश होगी कि काम दरअसल यही सरकार कर रही है और यही सरकार लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। तो ये जो अभी झगड़ा, ये जो अभी चुनावी संघर्ष अभी आपको पश्चिम में दिखाई दे रहा है, या आने वाले 1-2 दिनों में और पश्चिम में ये जो घनघोर राजनीति दिखाई देगी, चुनावी राजनीति, ये अभी जारी रहेगा अगले 1-2 दिनों 3 दिनों तक। अभी मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा का भी दौरा किया था। ये भी जानकारी आ रही है कि अखिलेश यादव गोरखपुर में अगला कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उनकी विकास यात्रा गोरखपुर पहुंचने जा रही है। तो तरह तरह के अभी जो कह रहे हैं कि चुनावी जो सरगर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और आप देखेंगे कि अगले 2 महीने में चुनाव के ऐलान से पहले काफी एक गर्मा गर्म माहौल तैयार हो जाएगा उत्तर प्रदेश में चुनावों का। और सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबले की स्थिति और सीधे मुकाबले की स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें एक नई तरह की गर्मी, नई तरह की ऊर्जा पैदा हो जाएगी। और ये निश्चित रूप से राजनीतिक विज्ञान के साथियों के लिए बड़ा चुनाव होगा, बड़ा इसमें बड़े आकलन की जरूरत होगी ताकि स्थितियों को समझा जा सके, और जमीन पर किस तरह से लोग प्रभावित होते हैं, किस तरह की बातों से चुनाव पर असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग अपने अपने हिसाब से जातीय समीकरण से लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और तरह तरह के सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के मुद्दे उछाले जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिर में जाकर जातीय राजनीति पर टिक जाएगा, और जातीय समीकरण में जो बाजी मारेगा फैसला उसी के पक्ष में रहेगा। अभी तक तो यही लग रहा है। आने वाले समय में जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, जैसे सियासी समीकरण बदलेंगे, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।